हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संजीव कुशवाहा, वेलकम टू माय चैनल संजीव अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि क्लास 11 का चैप्टर 21 है। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 21 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट वगैरह के वजह से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके काफ़ी अच्छा खासा वेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कि टाइम कंज्यूम किए हुए। लेट स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। न्यूरो कंट्रोल, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम जो भी हम सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं यार वो कितनी सुंदर थी, या हमसे उससे प्यार हो गया, ये हमारे मन में ख्याल आता है, अरे वो लड़की बहुत अच्छी थी, वो लड़का, या हमें उससे प्यार हो गया, हमें उससे क्या करना। तो ये हमने सोच पा रहे हैं। ये क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, न्यूरो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की नर्वस सिस्टम की वजह से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम। Let's start our first topic is nervous system. देखिए नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर, जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी हमारे ऑर्गन होते हैं, वो एक फंक्शन यानी कि वर्क करते हैं एक साथ। जैसे हमारी किडनी हो गया, हार्ट हो गया, वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि मेंटेन करते हैं होमियोस्टेटिक। यानी होमियोस्टेटिक देखिए क्या होता है। होमियोस्टेटिक दो शब्दों से मिलकर, दो वर्ड से मिलकर बना होमियोस्टेटिक। होमियो यानी कि सेम, स्टेटिक यानी कि डायनामिक या कंडीशन। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा, जो कि हमारे नीड से अधिक हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो हमारी जो भी बॉडी का ऑर्गन हो गया, नर्वस सिस्टम और भी जो भी सिस्टम हो गया, उसको मिलकर एक मेंटेन करेंगे टेम्परेचर की। हमारी बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए हमारी बॉडी को टेम्परेचर। तो एक तरह से वो क्या हो गया, होमियोस्टेटिक। ये हमारी बीपी बढ़ गई। अब बीपी को मेंटेन करने के लिए हम लोग जो भी ड्रग्स लेंगे, दवाइयाँ लेंगे, तो एक तरह से क्या होगी, होमियोस्टेटिक यानी कि मेंटेन करता है ऑर्गन। ठीक है, होमियोस्टेटिक का मतलब होता है कि हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। जैसे केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, जो भी चीज़ें होंगी उसको मेंटेन करके रखता है होमियोस्टेटिक। अब जिसकी कोऑर्डिनेशन फोर्सेस है विच टू और स्मॉल ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कंप्लीट विद द फंक्शन। देखिए कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस होती है, जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलकर वर्क करते हैं एक साथ। जैसे कि किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सब मिलके एक ही वर्क परफॉर्म करें, उसको बोलेगा कोऑर्डिनेशन। जैसे इसके एग्जांपल बहुत अच्छा है। ठीक, एग्जांपल देखिए, दिख रहा है कि नहीं? एग्जांपल इसका, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी। जब एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो हमको अधिक अमाउंट में क्या चाहिए, ऑक्सीजन। हमारी एटीपी, अब देखिए हमारे बॉडी में जब एनर्जी बढ़ेगी तो एटीपी चाहिए। एटीपी जब हमको एनर्जी मिलती है एटीपी से, अब इसको ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा। यानी जो हमारे लंग्स होगी रेस्पिरेशन, सांस लेने की जो कि रेट होगा वो बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। देखिए अब हम जब ने एक्सरसाइज शुरू किया तो हमारी बॉडी में क्या बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, एटीपी। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा, हार्ट बीट बढ़ा, लंग्स बढ़ा। अब देखिए यहाँ कितने चीज़ का, पहले जब सप्लाई बढ़ेगी ऑक्सीजन की, यानी कि यहाँ लंग्स काम कर रहा है, यहाँ हार्ट काम कर रहा है, ब्लड वेसल काम कर रहा है। देखिए इतने सारे ऑर्गन मिलकर एनर्जी को, मतलब एनर्जी बॉडी से इतने सारे ऑर्गन मिलकर काम किए। ठीक है, समझ पा रहे हैं, हमारी बातें को समझ पा रहे हैं भाइयों। अब जब हम एक्सरसाइज करना बंद कर देंगे, यानी कि एक्सरसाइज करना रोक देंगे या बंद कर देंगे, व्हेन एक्सरसाइज स्टॉप, देन क्या होगा, उसके बाद जो भी हमारे मसल हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल या किडनी, जो भी फंक्शन कर रहे थे, फिर वो धीरे धीरे अपने रिटर्न यानी कि नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी, जैसे पहले थी, फिर वैसे ही आ जाएगी। मान लीजिए हार्ट हमारे जब एक्सरसाइज करें तो हार्ट जो हमारा 70-72 से बढ़ के हमारा हो जा रहा है, मान लीजिए 90-95 हो जा रहा है, फिर हमने एक्सरसाइज करना बंद किया, फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे होमियोस्टेटिक। ठीक है, न्यूरो सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दो सिस्टम देखिए, न्यूरो सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक साथ काम करते हैं, जो कि एस्क्रोराइज फंक्शन फॉलो करते हैं। ठीक है, और न्यूरो सिस्टम क्या होता है, जो कि एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ पॉइंट नेटवर्क होता है पॉइंट, जहाँ की कनेक्शन ऑफ क्विक कोऑर्डिनेशन। ठीक है, न्यूरो सिस्टम एक पॉइंट हो गया, जहाँ की बहुत सारे न्यूरो के एक पॉइंट हो गया, यहाँ पर सब कनेक्शन है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम कहता है, जो कि केमिकल इंटरेक्शन थ्रू हार्मोन्स। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम सिंपल क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि केमिकल फॉर्म में हार्मोन्स देता है, जिससे हमारे बॉडी फंक्शन करती है। ठीक, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हो गया और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, इसको एंडोक्राइन सिस्टम केमिकल क्या करता है, केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स रिलीज करता है। तो हाई और कितनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में
सिस्टम। ठीक, तो न्यूरो सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपाउंड ऑफ हाई स्पीड सेल का न्यूरो। अब जो भी एनिमल होते हैं ठीक, तो उसमें जो न्यूरॉन होता है उसमें एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से बना होता है न्यूरॉन, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन जो क्या करता है, जो कि डिटेक्ट करता है किसी भी मैसेंजर को, डिटेक्ट करेगा, रिसीव करेगा, ट्रांसमिट करेगा। डिटेक्ट करेगा, मान लीजिए हम यहाँ, मान लीजिए जो पेज है या जो इंस्टाग्राम है, हमने सुबह टच किया था या डिटेक्ट किया, रिसीव किया, फिर उस मैसेज को रिसीव किया, फिर इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया ब्रेन के पास। तो न्यूरॉन क्या करता है, डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट कर देता है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली, उस तरह की स्टिमुली होती है जिसको डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है न्यूरॉन। ठीक, न्यूरो ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल। अब जो कि जो इनवर्टिब्रेट होता है उसमें बहुत सिंपल होता है इसका ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हाइड्रा होगा, कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन के नेटवर्क से बना होता है। न्यूरो सिस्टम इज बेटर, उसमें जो होता है न्यूरो सिस्टम बेटर होता है किसके कंपेयर में, इंसेक्ट जो कि कीड़े मकोड़े होते हैं उसके कंपेयर में हाइड्रा का जो होता है बेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें गैंग्लिया नहीं होता है, न्यूरो टिश्यू नहीं होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, गैंग्लिया क्या होता है। अब जो वर्टिब्रेट हो गया उसमें है डेवलप न्यूरॉन सिस्टम, उसमें मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है। वर्टिब्रेट में क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, वही वर्टिब्रेट में थोड़ा सिंपल होता है। तो आई होप आपको न्यूरो सिस्टम समझ आया होगा कि न्यूरो सिस्टम जो भी एनिमल होते हैं एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं, इसके न्यूरॉन होते हैं, जो कि न्यूरॉन डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है बहुत सारे स्टिमुली यानी कि बोल सकते हैं रिसेप्टर को। ठीक है, जो वर्टिब्रेट होता है उसका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा में इंसेक्ट के कंपेयर में अच्छा होता है। वही वर्टिब्रेट मोर डेवलप होता है नर्वस सिस्टम। तो इसमें आप 2-4 पॉइंट ध्यान में रखिए, बाकी आई होप समझ में आया होगा। तो अब हम न्यूरो सिस्टम की क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए पहले न्यूरो सिस्टम 2 पार्टों में डिवाइड किया गया था, 2 टाइप। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे सीएनजी बोल रहे हैं, जो कि हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सीएनजी के बारे में। ठीक, पूरे डिटेल में। और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस कवर आर बॉडी नर्वस सिस्टम ऐसे। ठीक है, एक होता है पीएनएस, इसके बारे में इसी वीडियो में पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, जो कि पूरे बॉडी नर्व एक्सिक्यूट होता है। वो पीएनएस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एफरेंट एंड इफरेंट। ठीक है, और बाकी और भी डिवाइड होता है पैरासिम्पेटिक, सिम्पेटिक। ठीक, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं न्यूरॉन। अब इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है। स्ट्रक्चर एंड जो भी नर्वस सिस्टम होता है, जैसे जैसे हमारे बॉडी में सेल होता है, वो स्ट्रक्चर एंड फर्स्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे सेल, कई सेल से हमारे पूरे बॉडी बना होती है, जैसे पूरा बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग ईंट से बना होता है, वैसे ही नर्वस सिस्टम का जो एक सबसे छोटी यूनिट है उसको बोलेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन जो माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, एकदम छोटा होता है माइक्रोस्कोपिक। और 3 चीज़ मिलकर बनता है, सेल बॉडी, डेंड्रिन और एक्सॉन। देखिए सेल बॉडी, एक्सॉन और ये डेंड्रिन, 3 चीज़ों से मिलकर बना है। देख सकते हैं रफ डायग्राम में, अच्छा नहीं है बट देख सकते हैं। एक ये पार्ट हो गया, देन ये मिडल एंड देन ये वाला 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। सेल बॉडी इसको बोलते हैं, सेल बॉडी एक्सॉन एंड ये हो गया डेंड्रिस। ठीक है, एक्सॉन जो होता है लॉन्ग फाइबर होता है, एक लंबा देख सकते हैं यहाँ से, एक लंबा फाइबर है, उसको बोले एक्सॉन। ये पूरी है सेल बॉडी। ठीक, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ने वाला है। अब जो डेंड्रिस होता है नेशनल गेनस होता है, डेंडर इंड पर एक ब्रेंच, जो इसका जो इंड होता है उस पर एक बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसको देख सकते हैं, एक बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। ठीक, अब इससे और भी एक्सॉन कनेक्ट होते हैं। ठीक, तो समझें आप, न्यूरॉन 3 पार्ट में होता है, सेल बॉडी, डेंड्रिन और एक्सॉन। ठीक है, अब देखिए इसके ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्रिन, न्यूरॉन जो होता है 3 टाइप में होता है। एक यूनिट लेयर होता है, एक बाई लेयर होता है, एक और होता है मल्टी लेयर। नेक्स्ट होता है मल्टी लेयर होता है। ठीक है, मल्टीपोरर। ठीक, 3 यूनिट लेयर जिसमें एक एक्सॉन हो। ठीक, इसके एग्जाम्पल हो गया इम्ब्रोन स्टेज, जब भी जो बेबी होता है, इम्ब्रोन स्टेज यानी कि जब पेट में होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो इम्ब्रोन स्टेज होता है उसमें जो होता है यूनिट लेयर होता है। फिर जो इसका बाई लेयर जैसे रेटिना हो गया, आई में जो रेटिना होता है, रेटिना जो आई में होता है, आई के पीछे होता है, जैसे स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर रेटिना होता है। ठीक है, अब मल्टी लेयर क्या होता है, इसमें 1 एक्सॉन होता है,
प्लस एक से अधिक क्या होता है इसमें मोर डेंड्रफ होता है, बहुत सारे डेंड्रिफ होते हैं, जैसे सेल बेरर कॉर्टेक्स। ठीक है, तो एक्सोन और डेंड्रिफ के बीच में न्यूरॉन 3 टाइप होते हैं, यूनिलेयर, बाइलेयर एंड मल्टीलेयर। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते होंगे, ये जो सेल बॉडी इसका बोलते हैं डेंड्रिफ, और ये हो गया आपका एक्सोन, बीच वाला पार्ट हो गया ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर है जिसको साइनेप्स बोलेंगे, जो कि मैसेज जो भी स्टिमुली या जो भी सिग्नल है उसको रिसीव करता है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका बहुत अच्छे से डायग्राम। स्केलेटन सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे वर्टिब्रेट में आप यहाँ पर यानी बैक बोन में पढ़ेंगे क्रेनियल स्पाइनल कॉर्ड उसमें आता है। ठीक, और जो अब देखिए अनमाइलेटेड नर्वल फाइबर होता है जो कि जो कवर होता है 7 सेल्स हैं, वो भी 7, बट सेल आर नॉट माइलिन अराउंड एक्शन। देखिए माइलेटेड नर्व जो भी वो भी 7 सेल्स होता है, ये भी 7 सेल्स है, बट उसमें जो माइलिन होता है, इसमें माइलिन होता है वो माइलिन से कवर होता है एक्सोन, यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर होता है और यहाँ पर नहीं होता है। देखिए यहाँ देखिए जो कि गलत थोड़ा बना है, यहाँ देखिए ऐसे एक्सोन हो गया, एक्सोन हो गया ऐसे। अभी देखिए माइलिन से कवर है, माइलिन से ये वाला सब कवर है। यहाँ पर देखिए ये वाले जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कवर नहीं है वाला हो गया, माइलिन से कवर नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग अनमाइलेटेड नर्व फाइबर, जो कि एनएस और पीएनएस में पाया जाता है। फानी एनएस एंड पीएनएस पर। ठीक, आप पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने वाले। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको ध्यान देना होगा। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स होता है, इम्पल्स अब यहाँ जो भी इम्पल्स के फॉर्म में मैसेंजर ट्रेवल करते हैं उसको जनरेशन और कंडक्शन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ने वाले। न्यूरॉन जो होता है एक्सट्राइबल सेल होता है, एक्सट्राइबल सेल मतलब एक्साइटेबल सेल होता है, उसका मतलब क्या होता है, जैसे एक्सटाइबल होता है जैसे कि सेंसरी सेल बोल सकते हैं। ठीक, लाइट का थोड़ी सी ठीक, जो कि देयर मेम्ब्रेन और पोलराइज स्टेट, जो इसका जो मेम्ब्रेन होता है पोलराइज स्टेट में होता है। ठीक, नसों में न्यूरॉन होते हैं, एक्सट्राइबल सेल होता है, मतलब बहुत तेजी से सेंस कर देता है। ठीक, पोलराइज स्टेट में होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल प्रेजेंट इन न्यूरो मेम्ब्रेन, उसके न्यूरो मेम्ब्रेन बहुत टाइप की क्या होते हैं आयन प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम मैंने इसमें। अब हम लोग बात करने वाले रेस्टिंग स्टेज के बारे में। तो रेस्टिंग स्टेज क्या होता है, नो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स पोटेशियम आयन, जब इम्पल्स पोटेशियम आयन का कोई कंडक्शन है उसको बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज। अब देखिए ये होता है एक्सोन, आपको पता है ये है एक्सोन, यहाँ जो होता है परमेबल होता है पोटेशियम आयन, मतलब कि यहाँ आयंस जो पोटेशियम आयंस होता है वो एंट्री कर सकता है, इसके अंदर जा सकता है, पर जो सोडियम आयंस होता है वो इम्परमेबल होता है, लगभग वो इसके एंट्री नहीं हो सकता लगभग। ठीक, और निगेटिव चार्ज प्रोटॉन का भी इम्परमेबल होता है इसमें रेस्टिंग स्टेट में। अब देखिए ये हो गया मान लीजिए एक्सोन हो गया, एक्सोन के बाहर ये पोटेशियम है। अब पोटेशियम तो चूँकि इम्परमेबल है तो उसकी एंट्री हो नहीं सकता। अब जो ये पोटेशियम है वो परमेबल यानी कि वो अंदर जा सकता है, तो उसके अंदर का पोटेशियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो निगेटिव चार्ज आयंस यहाँ बढ़ेगा। तो सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन, अब ये चूँकि पोटेशियम और सोडियम आयंस का दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, जिसकी वजह से उसका जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट होगा, यानी कि कंसंट्रेशन जनरेट होगा। ठीक, जिस ग्रेडियंट मेंटेन बाय द सोडियम एंड पोटेशियम पंप, उसको देखिए जो यहाँ जनरेट होगा उसको सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है उसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा। तो सोडियम बाहर जाएगा और पोटेशियम यहाँ बाहर जाएगा और सोडियम अंदर आएगा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज द रेस्टिंग पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इसमें जनरेट होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन में उसको बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद जो मेम्ब्रेन होगा परमेबल हो जाएगा सोडियम आयन के लिए। पर ठीक, हमने यहाँ बोला कि इनपरमेबल होता है, परमेबल होता है, बट आफ्टर सम टाइम जब ये जनरेट हो उसके कुछ समय बाद परमेबल हो जाएगा सोडियम। नाउ द पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज रिवर्स, तब चूँकि ये परमेबल हो गया तो इसका जो पोलैरिटी रिवर्स यानी बैक होगा। पोटेशियम आयन डिफ्यूज आउटसाइड, अब देखिए जो पोटेशियम आयन है लाइट की पोटेशियम जो आयन है वो डिफ्यूज हो जाएगा आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड द रिस्टोर रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन। अब जब पोलराइज होगा, जब रेस्टिंग स्टेज में होगा तो पॉजिटिव चार्ज यानी कि सोडियम बाहर होगा और पोटेशियम अंदर होगा। ठीक,
अब जब डीपोलराइज होगा तो दोनों इक्वल अमाउंट में, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बाहर आधा और बाहर आधा नेगेटिव चार्ज। जब डीपोलराइज होगा फिर पोलराइज होगा तो पॉजिटिव बाहर और नेगेटिव अंदर, समझे। जब पोलराइज होगा तो पॉजिटिव सोडियम आयन जो होगा वो बाहर हो जाएगा और पोटेशियम अंदर, क्योंकि जो पोटेशियम होते हैं इम्पेरिएबल होता है। अब यहाँ डीपोलराइज होगा तो दोनों आधा हाफ हो जाएंगे, सोडियम आयन भी और सोडियम आयन अंदर आ जाएगा और पोटेशियम बाहर, ठीक। फिर डीपोलराइज होगा फिर इसी कंडीशन में आ जाएगा, होमोस्टैटिक फॉलो करेगा। अब हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की ट्रांसमिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन में एक इंजेक्शन के थ्रू होता है, जिसको बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स इस इंजेक्शन के थ्रू होता है, ट्रांसमिशन को बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स दो तरह का होता है, या तो इलेक्ट्रिक या केमिकल। इलेक्ट्रिक एंड केमिकल। जो इलेक्ट्रिक होता है वो मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक के नियर होता है, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। प्री, ये हो गया प्री और ये हो गया पोस्ट, ये हो गया पोस्ट, ठीक। प्री और पोस्ट तो यहाँ पर होता है ये वाला, कौन सा, इलेक्ट्रिक वाला, ठीक, जो कि बहुत फास्ट होता है। केमिकल के थ्रू में, केमिकल साइनेप्स के थ्रू में बहुत फास्ट वर्क करता है। अब देखते हैं केमिकल साइनेप्स दिख रहा है, इन केमिकल साइनेप्स का फ्लूइड, इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको साइनेप्टिक क्लेफ बोलते हैं। डायग्राम में दिख रहा होगा इसमें पर, ठीक, जो कि एक गैप, जो ये गैप है इससे सेपरेट हुआ होता है, ठीक है, इससे सेपरेट हुआ होता है। प्री एंड पोस्ट, ये हो गया प्री, ये हो गया पोस्ट मेम्ब्रेन। इसमें जो केमिकल इम्पल्स इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। हालांकि ये बहुत बड़ी टॉपिक है, लेकिन आपकी क्लास के लेवल पर इतना ही है, बस इतना ही है, ठीक है। तो इसमें बहुत एक पेज का है वो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, तो बहुत अच्छे तरीके से समझाने की ट्राई किए हैं। तो आपको समझ में आया तो आपको सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।